अपनी बातचीत शुरू करूंगा हमारे मुल्क की और दुनिया की मशहूर शायरा शबीना अदीब की गजल के एक शेर के साथ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, पहली कतार में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी क्यों उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। ये जो दोनों सदनों के मुखिया हैं, ये पहली सफ में आकर बैठ गए और इतनी ऊंची उड़ान उड़ने लगे कि इन्हें सामने बैठे हुए सारे लोग बौने दिखाई दे रहे हैं। ये लोग अपने, ये दोनों मुखिया, दोनों सदनों के जो मुखिया हैं, सदन के मुखिया यद्यपि प्रधानमंत्री होते हैं लेकिन सभापति की बात कर रहा हूं, दोनों सदनों के सभापति यानी लोकसभा अध्यक्ष और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय सामने बैठे हुए सभी सदस्यों को, खास तौर से बाईं ओर यानी ट्रेजरी बेंच के सामने जहां प्रतिपक्ष विपक्ष बैठता है, उन्हें वे लिलीपुट समझने लगे। खुद को माइटी हिमालयन मैन मान बैठे कि उनका कद तो हिमालय जैसा ऊंचा है और ये जो सामने बैठे लोग हैं ये कोई बहुत छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। जबकि जया बच्चन ने आज ठीक कहा कि आप आसंदी पर हैं, अब हमारे सभापति हैं, अन्यथा तो हम सब बराबर हैं, सब सांसद हैं। अब आज का जो घटनाक्रम है उसमें दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। जया बच्चन पर आऊं उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर उन्होंने जो कहा है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। जया बच्चन जी को लेकर तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत कटाक्ष भरी भाषा थी, अपमानजनक थी। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कहना चाहिए, आई डोंट केयर, आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। ये जो मोहल्ले में लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, ऐसी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल आसंदी से नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जो व्यक्ति इस वक्त देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का मुखिया है, अध्यक्ष है, जिसका अपना संसदीय जीवन आधी सदी का है, 50 साल से वो व्यक्ति विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब कुछ रह लिया, आप उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो देश में अराजकता फैला रहा है। और अगर सचमुच में कोई व्यक्ति देश में अराजकता फैला रहा और देश के उपराष्ट्रपति को इसकी जानकारी है तो कानून क्या कर रहा है? फिर तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सीटों के पीछे होना चाहिए। बाकायदा हमारी भारतीय न्याय संहिता का नाम बदल गया है, उसमें यह अपराध है, समाज में अराजकता फैलाना, देश में अराजकता फैलाना। इतने गंभीर आरोप के बाद वे एक शब्द का इस्तेमाल और करते हैं बुशरा जी। माननीय सभापति कहते हैं कि विपक्ष वायरस की तरह है, यानी हमारे शरीर में बीमारी के लक्षण वायरस के जरिए हम जानते हैं, समझते हैं। समाज में वायरस उन्हें कहा जाता है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो। शरीर में भी वायरस घुस आता है तो नुकसान पहुंचाता है। तो क्या इस देश का विपक्ष वायरस है? फिर तो धनखड़ साहब से यह भी पूछना पड़ेगा, बुशरा साहिबा, कि आजादी के बाद से लेकर अब तक 75 सालों में चंद साल छोड़कर क्या उनकी पार्टी, उनके राजनीतिक मुखिया, पुरखे वे वायरस थे? क्या भारतीय जनसंघ वायरस थी? क्या जनता पार्टी वायरस थी? क्या भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में नहीं होती तब वायरस होती है समाज में? अब आते हैं जया बच्चन वाले मुद्दे पर। इन सारे सवालों के जवाब हम जानते हैं कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें तो समाज के सामने रखना है। जया बच्चन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपका टोन ठीक नहीं। इसमें इतनी बड़ी आपत्तिजनक बात तो थी नहीं, वे सहज रूप में ये कह सकते थे, नहीं जया जी आपको गलत लग गया, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, चलिए मैं अपना टोन डाउन कर लेता हूं। लेकिन उन्होंने जिस तरह हंटर जैसा चलाया, हेडमास्टर की तरह उन्होंने सलूक किया, वो बहुत आपत्तिजनक था। और ये जो हम सीन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दृश्य, ये विपक्ष की एकता का भी एक नमूना है। महिला सांसदों की एकता भी इसमें दिखाई दे रही है। दृश्य देखिए आप, देश की वरिष्ठतम एक बड़ी नेता, पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी पीछे है, जो गठबंधन की मुखिया रही, वे कांग्रेस संसदीय दल की मुखिया है, वे पीछे खड़ी हैं और जया बच्चन को पूरा अवसर दिया जा रहा है। अब आपने पूछा इसके मैं क्या आगे संकेत देखता हूं, इसका प्रभाव क्या देखता हूं, वही ज्यादा गंभीर बात है बुशरा जी। विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है, उसकी तैयारी चल रही है।
जहां तक मेरी जानकारी है उसे महाभियोग कहना ठीक नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव ही उचित शब्द है। अभी तक की जो मेरी जानकारी, महाभियोग नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर विपक्ष आने वाला है। अब जी। इसमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए कितनी ज्यादा परेशानी वाली परिस्थितियां बनने वाली है, इसकी कल्पना कर देखिए। और इस कल्पना के लिए मैं आपको आंकड़ों की तरफ ले सकता हूं। आंकड़े ही भाग्य विधाता है लोकतंत्र में, गिनती ही सर्वोपरि है। आप गिनती में होते हैं तो सरकार बना लेते हैं, गिनती कम रह जाती तो विपक्ष में बैठते हैं। लोकसभा में एनडीए गठबंधन ने सरकार बना ली, हम सब जानते हैं। पार्टी के तौर पर बहुमत से 30-32 सीटें, 32 सीटें कम, लेकिन उनके लिए ज्यादा चिंता की बात है कि वे राज्यसभा में अल्पमत में, वहां कोई जोर नहीं चलेगा। उनके गठबंधन का भी आंकड़ा बहुमत से पीछे है। मैं आंकड़े दोहरा देता हूं, कुल 245 का सदन है राज्यसभा, इस वक्त उसकी संख्या जो है वो 226 है। बाकी बचे हुए पद खाली है, या तो जिनके चुनाव नहीं हुए या जिनका कार्यकाल पूरा हो गया उसके बाद से रिक्त है। अब 226 में से बुशरा साहिबा 114 का आंकड़ा चाहिए बहुमत। बीजेपी के हैं कुल 86 सदस्य। एकल पार्टी के रूप में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के 226 में से मात्र 86 सदस्य हैं। अब उनके घटक दलों को भी जोड़ लीजिए एनडीए गठबंधन के, उन्हें मिलाकर यह संख्या होती है 101, यानी बहुमत से 13 सीटें कम है राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास। ऐसे में अगर विपक्ष या विश्वास प्रस्ताव लेकर आता है और अगर वो पारित हो जाता है तो नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की, एनडीए गठबंधन की ये नैतिक हार तो होगी ही, ये बड़ी राजनीतिक हार होगी। इससे इंडिया नाम का गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या सारे उसके जो साथी हैं, संगी हैं, उनकी ताकत देश के सामने स्थापित हो जाएगी कि विपक्ष इतना ताकतवर है कि सदन में वोट के जरिए उपराष्ट्रपति यानी सभापति को नौकरी से निकाल सकता है, उन्हें पद से वंचित कर सकता है वोटों की गिनती के आधार पर। मैं फिर जोड़ना चाहता हूं बुशरा जी, नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव आए और सरकार बनने के मात्र 2 महीने के अंदर, 8 जून को शपथ हुई है, 3 महीने अब होने जा रहे हैं, 2 ही महीने हुए, क्षमा कीजिए, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त। वे नहीं चाहेंगे कि 60 महीने में उन्हें इतनी करारी राजनीतिक और संवैधानिक हार, संसदीय हार सदन में बर्दाश्त करना पड़े। अभी कल हो चुकी है, वक्फ के मामले में उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा मुझसे, क्योंकि वे जानते थे यहां अगर किसी तरह से ध्वनि मत से, शोर शराबे से पास करा भी लेंगे तो उच्च सदन में बहुमत उनके पास नहीं है। तो मैं समझता हूं धनखड़ जी ने खुद अपने लिए जितना कष्ट पैदा किया है उससे ज्यादा बड़ी आफत खुद नरेंद्र मोदी के सर पर उन्होंने डाल दी है। इसमें ब्रांड नरेंद्र मोदी घिर गया है कि वे अपनी साख कैसे बचाएं, और इसके लिए देखना होगा कि विपक्ष की एकता बनी रहती है। वे सदन में इस प्रस्ताव को कब लेकर आते हैं, सदन अभी कितने दिन बाकी है, और उसके बाद अगले सत्र से पहले शायद वो आएगा, अभी मुझे नहीं लगता। डॉक्टर राकेश पाठक जी कि आप 2019 और 2014 समझने की भूल मत करिएगा। हमारे पास नंबर भी है, विश्वास भी है, हम पूरे तरीके से उस विश्वास से लबरेज है, क्योंकि उनको साफ तौर पर यह दिखा कि मैंडेट इस बार जनता ने विपक्ष को दिया था। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी वो इतने नंबर लेकर आ पाए। और लेकिन ये महाअभियोग जो है ये किस तरह की मुश्किलें पैदा कर सकता है सरकार के लिए, डॉक्टर राकेश पाठक जी, और इससे जो विपक्ष के तेवर हैं और जो कॉन्फिडेंस है वो किस तरह का मैसेज देना चाहता है? देखिए, विपक्ष के तेवर तो उद्घाटन सत्र से ही दिखाई दिया, वो दबने के मूड में नहीं है। वो एक लगभग बराबरी की संख्या के साथ सदन में है, थोड़ा बहुत हेरफेर है, उसी हेरफेर के चलते सरकार में वे लोग बैठे। विपक्ष अब कोई मौका नहीं छोड़ता। आज से पहले आपने ठीक कहा, 14 और 19 वाली जो संसद थी, जो लोकसभा थी, खासतौर से राज्यसभा भी थी,
लेकिन लोकसभा के जो तेवर बदले हुए हैं उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस के सांसदों की संख्या दुगने से ज्यादा हो। समाजवादी पार्टी के सांसद देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बैठे। एक से एक धाकड़ वक्ता इस बार सामने है। जिन लोगों की जुबान, जिनकी बोलती पहले बंद कर दी जाती थी, अब चाहकर भी वे बंद नहीं कर पा रहे। माइक बंद जरूर करते हैं, ठीक कहा हेमंत जी ने, बहुत लोगों के माइक बार बार अभी भी बंद किए, लेकिन अब दोनों आसंदी पर बैठे लोग घबराए रहते हैं। वे बार बार ये स्पष्टीकरण देते हैं कि बटन हमारे पास नहीं है माइक का, हम माइक बंद नहीं करते। भाई आप नहीं करते तो किसी और को इशारा होगा, जिसके हाथ में रिमोट है, जिसके हाथ में वो कंट्रोल रूम की चाबी है, एमसीआर पीसीआर जिसके हाथ में है, वो बंद करता होगा माइक। कुल मिलाकर विपक्ष पहले दिन से ये बता रहा है कि अब वो सब नहीं चलेगा जो पिछली 2 लोकसभाओं में या राज्यसभा में चलता रहा है। इस अब महाभियोग के आने से नरेंद्र मोदी के ऊपर सीधा संकट है। जो मैंने शुरू में कहा, बात सिर्फ जगदीप धनखड़ की नहीं है, ये बात नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि जिनके नाम पर पूरी राजनीति केंद्रित रहती है, भले अब वे बचने लगे मोदी के नाम की बात करने, अब सरकार मोदी की नहीं है, अब एनडीए की सरकार कहलाती है, इसके बावजूद डेंट कैसे लगने वाला। अगर ये तलवार जो महाभियोग की लटक गई है, ये थोड़ी नीचे आ गई और सिर में टकराई तो उस सिर नरेंद्र मोदी का होगा, उपराष्ट्रपति महोदय का नहीं होगा। पद से वंचित हो जाना नरेंद्र मोदी की और पूरी एनडीए सरकार की विफलता हो। यद्यपि जैसा कि अभी हेमंत जी ने कहा कि अगले 1 आध महीने में जो राज्यसभा के चुनाव अभी वांछित है, होने ही वाले हैं, उसमें बीजेपी उन राज्यों से सीटें लेकर आ रही है। मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कई ऐसे राज्य हैं जहां से उनकी या उनके सहयोगियों की संख्या बढ़ने वाली, स्वाभाविक है। फिर वो बहुमत के थोड़े से आंकड़े के ऊपर हो जाए। तो ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है, ये पारित नहीं हो पाएगा अगर वो बहुमत उन्हें मिल गया उस वक्त। यद्यपि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग होती है, बहुत कुछ होता है, पर बीजेपी के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती। कुल मिलाकर सदन का इस वक्त स्थगित हो जाना, 14 दिन शेष न होना, बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, उपराष्ट्रपति महोदय, उन सबके लिए राहत की सांस लेने का विषय है। लेकिन वो जब भी सदन बैठेगा, प्रस्ताव तब आएगा ही, तब इस पर चर्चा होगी ही। जैसा कि अमन जी कह रहे हैं, वे आसंदी पर नहीं बैठ सकेंगे, स्वाभाविक है, वे आरोपी के रूप में होंगे, कटघरे में तो वे हैं। फैसला तो सदन की जनता को करना है उस दिन। तब जो विमर्श होगा, जो बातचीत होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, तार्किक रूप से ये सवाल पूछा जाएगा कि कैसे उन्होंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को अराजकता फैलाने का आरोपी बता दिया, क्या प्रमाण है दिखाइए। कैसे उन्होंने वायरस कहा, बताइए। महिला सांसदों के प्रति उनका जो व्यवहार था, उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। जितनी देर वो बहस चलेगी, जितनी देर इस पर चर्चा होगी, मतदान होगा तो होगा, लेकिन तब तक सांस अटकी रहेगी और पूरा देश देखेगा कि क्या कारण थे जिसके लिए विपक्ष को महाभियोग लाना पड़ा है। मुझे हाल के वर्षों का याद नहीं है, हेमंत जी याद दिला दें, इससे पहले किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कब आया। मैंने 35-36 साल की मेरी पत्रकारिता में मुझे याद नहीं, हो सकता आया हो, मेरी स्मृति में नहीं है, शायद किसी के खिलाफ नहीं आया। महाभियोग एक बार सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ आने वाला था, वो भी नहीं आ पाया था उस समय, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। इसलिए कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में ये माना गया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग, जो उसकी पात्रता रखने वाले, हर किसी के खिलाफ तो आता नहीं महाभियोग, तो सिर्फ संवैधानिक पद वाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, इनके खिलाफ आता है महाभियोग। इस देश में देश के प्रोटोकॉल, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में दूसरे नंबर के पदाधिकारी के खिलाफ महाभियोग लाना पड़े देश के विपक्ष को, इससे ज्यादा चिंता की बात क्या होगी। शर्मनाक तो है ही। इसके कारणों को जब ये देश जानेगा, देखेगा, आज भी देख रहा होगा, आज भी सुन रहा होगा, उसने सदन की कार्रवाई देखी है, हम और आप लगातार सुबह से बता और दिखा रहे हैं। तो क्या ये देश इस बात की चिंता नहीं करेगा? अभी भी देख रहे हैं, हम और आपको इस वक्त हजारों लोग देख रहे हैं। जिन लोगों ने उस वक्त सदन की कार्रवाई नहीं देखी होगी, तो अब हमारे इस डिबेट में देख लेंगे बार बार। तो कितनी चिंताजनक बात है। हमारा संसदीय लोकतंत्र कितने साफ सुथरे तरीके से, कितने पारदर्शी तरीके से
बना था, पुष्पित पल्लवित हुआ था। संविधान निर्माताओं ने इसीलिए ऐसे प्रावधान रखे थे। आखिर ये महाभियोग का प्रावधान इसीलिए तो रखा गया था कि ये हमारे लोकतंत्र की कलगियां हैं, हमारे मोर मुकुट में लगे हुए मोर पंख हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता, इन पर ऐसे ही आरोप नहीं लगाए जा सकते। इनका मान सम्मान सर्वोपरि है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इतनी बड़ी शर्त रखी थी महाभियोग। फिर महाभियोग को लाने के लिए कितनी संख्या चाहिए, उसे पारित कराने की प्रक्रिया, तमाम सारी उसकी बाधाएं इसीलिए रखी गई थी कि सम्मान बरकरार रहे इन पदों का। लेकिन जब उन पदों पर बैठे व्यक्तियों को ही इसकी फिक्र नहीं, उन्हें न अपनी गरिमा, व्यक्तिगत गरिमा का ख्याल है, न अपने पद की, अपनी आसंदी की, अपने आसन की गरिमा का ख्याल है, तो महाभियोग तो भुगतना पड़ेगा ही।